नमस्कार। इस हफ्ते के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष वोरा और ये वीडियो सीरीज में जो कि हर हफ्ते रविवार को चलती है, इसमें हम इंडिया के इम्पोर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक डेटा को देखते हैं और उनका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा उसको हम बारीकी से एनालाइज करते हैं। इस हफ्ते हमारे पास इंडिया का सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन का है, स्पेसिफिकली पिछले महीने का जो कि मई 2025 था। और हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑटोमोबाइल के सेल्स का डेटा है। ऑटोमोबाइल में दो तरह के डेटा होते हैं, एक तो है रिटेल और दूसरा है होलसेल। होलसेल यानी कि जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, ऑटो कंपनीज है, वो जब डिस्पैच करती है डीलर्स को, गाड़ियाँ डीलर्स को डिस्पैच करती है तो वो हो गया होलसेल डेटा। और जब डीलरशिप में सेल्स होती है उसको बोलते हैं रिटेल सेल्स। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के इन्फ्लेशन का। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डेटा अब जो है यानी कि मार्च अप्रैल मई महीने में ग्रीन होते जा रहा है। पहले येलो था और उसके पहले रेड था। ठीक है, तो ग्रीन होने का मतलब ये है कि सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो कम होते जा रहा है। और कंसिस्टेंटली आप देखो तो जनवरी से सीपीआई इन्फ्लेशन का जो ट्रेंड है वो डाउन जा रहा है। सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा कौन रिलीज करता है एवरी मंथ? वो रिलीज करता है मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और अगर मई 2025 की हम बात करें तो हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन, हेडलाइन यानी कि फूड और फ्यूल, ये दोनों वॉलेटाइल कमोडिटीज है। फूड जो है वो रेनफॉल, मॉनसून पैटर्न्स पे डिपेंड होता है और फूड में अगर शॉर्टेज हुई कोई भी रीजन से तो उसका इन्फ्लेशन स्पाइक हो जाता है। तो फूड के प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल रहते हैं और फ्यूल के प्राइसेस भी वॉलेटाइल रहते हैं, क्योंकि फ्यूल के प्राइसेस जो है वो क्रूड ऑयल प्राइसेस पे डिपेंड रहते हैं। और क्रूड ऑयल इंडिया का जो है वो इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल रहता है, तो इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है उस पर काफी डिपेंड रहता है। हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो फूड और फ्यूल दोनों के इन्फ्लेशन को अकाउंट करने के बाद होता है। और कोर सीपीआई इन्फ्लेशन फूड और फ्यूल यानी कि ये वॉलेटाइल कमोडिटीज है उनके प्राइसेस को हटा के रहता है। राइट, अब टोटल फूड एंड फ्यूल को इंक्लूड करके सीपीआई इन्फ्लेशन देखे तो वो 2.8% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर मई 2025 में। सबसे हाईएस्ट कब था? सबसे हाईएस्ट था अक्टूबर 2024 में, वो था 6.2%। तो 2.8% जो है वो आई थिंक फरवरी 2019 के बाद सबसे लोएस्ट है, यानी कि पिछले 75 महीनों के बाद सबसे लोएस्ट फिगर है सीपीआई इन्फ्लेशन। तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है अभी के लिए। अभी के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और फूड, ये जो टोटल सीपीआई इन्फ्लेशन है वो कम क्यों हो रहा है, इसका मेजर रीजन जो हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है वो है फूड एंड बेवरेज इन्फ्लेशन। अब सीपीआई का जो बास्केट है उसमें फूड एंड बेवरेजेस का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 46% है। तो 46% जितना फूड एंड फ्यूल में, फूड एंड बेवरेजेस में कंट्रीब्यूशन होना ये बहुत बड़ी बात है। फूड का इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंडियन सिटीजन को, इंडियन कंज्यूमर को बहुत हर्ट करेगा। और इसीलिए अब जब फूड इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो हमारा ओवरऑल इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है 2.8%। फूड में अगर आप बात करो तो मेजरली पॉजिटिव है, एक्सेप्ट एक दो चीज को हटा के। तो आप देखो जैसे सीरियल्स में आप देखो तो 4.8% है, जो कि ऑलमोस्ट 7.3% तक था पहले अगस्त 2024 में। 4.8% है अभी। पल्सेस में तो नेगेटिव इन्फ्लेशन है, तो 8.2%, नेगेटिव 8.2% है। फ्रूट्स में थोड़ा हाई है, 12.7% है, लेकिन पिछले महीनों के कंपैरिजन से डिक्रीजिंग ट्रेंड है। वेजिटेबल्स जो है, वेजिटेबल्स का इन्फ्लेशन 13.7% नेगेटिव में है, यानी कि वेजिटेबल प्राइसेस ईयर ऑन ईयर कंपेयर करो तो शार्पली गिरे हैं। याद रखिए कि अक्टूबर में जब इन्फ्लेशन बढ़ा था तो फूड इन्फ्लेशन जो है वो ऑलमोस्ट 11% तक बढ़ गया था और इसमें वेजिटेबल का इन्फ्लेशन तो 45% ईयर ऑन ईयर तक बढ़ गया था। तो ये अब नेगेटिव 13.7% चला गया है। ये ह्यूजली पॉजिटिव है अभी के लिए। और याद रखिए कि मॉनसून इस बार जो है, तो आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया है कि इस बार का मॉनसून 106% ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेज होगा, यानी कि अबव एवरेज मॉनसून होगा। तो ये आगे जो इन फूड प्राइसेस होंगे उसके लिए भी ह्यूजली पॉजिटिव है। हालांकि मॉनसून में सिर्फ लॉन्ग टर्म एवरेज से ऊपर यानी कि बेटर देन एवरेज से ऊपर मॉनसून होना काफी नहीं है। क्या मैटर करता है? वेल, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन जो है रेनफॉल का वो मैटर करता है, यानी कि पूरे इंडिया में बारिश जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है या नहीं, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है।
अगर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही तो ये जो फूड इन्फ्लेशन है या वेजिटेबल इन्फ्लेशन है फूड में भी, वो बढ़ सकता है। तो ये एक बड़ा रिस्क है। स्पेशली आरबीआई ने पिछले हफ्ते इंटरेस्ट रेट जो है वो 0.5 परसेंटेज पॉइंट्स यानी कि 50 बेसिस पॉइंट कम किए इंटरेस्ट रेट। और ये उन्होंने कम किया क्योंकि उनका अंदाज ये है कि इस साल क्योंकि मॉनसून अच्छी होने वाली है तो वेजिटेबल इन्फ्लेशन काबू में रहेगा। लेकिन मॉनसून, हालांकि आईएमडी ने अच्छा प्रेडिक्ट किया है, लेकिन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन अगर अच्छा नहीं हुआ, याद रखिए कि पिछले साल भी मॉनसून अच्छा था लेकिन काफी सारे क्षेत्रों में फ्लडिंग हुई थी और फ्लडिंग के कारण अनियन के, टमाटो के और आलू के प्राइसेस जो है वो बढ़ गए थे। तो ये मैटर करता है, ठीक है। देन मीट एंड फिश -0.4%, दूध का स्लाइटली बढ़ा है 3.1%। ऑयल्स एंड फैट्स, इसका कंसिस्टेंटली आप देखो तो अक्टूबर के बाद बढ़ते ही जा रहा है, 17.9% मई में रहा है। और ऑयल एंड फैट स्पेसिफिकली एडिबल ऑयल्स जो है, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल ले लो, पाम ऑयल ले लो, सोय ऑयल ले लो, तो ये सारे में अब जाके गवर्नमेंट ने, यानी कि जून महीने में गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी जो है, इंपोर्ट ड्यूटी, वो पहले 20% हुआ करती थी जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। तो अब जून में गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी इस पे कम कर दिया है। हम इंडिया में एडिबल ऑयल जो है वो ज़्यादातर आई थिंक 50-60% इंपोर्ट होता है। कहाँ से? इंडोनेशिया और मलेशिया से। तो कुछ कुछ जो ऑयल है वो रशिया से, यूक्रेन से और ब्राज़ील और अर्जेंटीना से भी इंपोर्ट होते हैं। तो 60-65% जितने एडिबल ऑयल हमारे इंपोर्ट होते हैं और गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी पिछले साल, 20% तक कर दी थी। तो इंडिया में अब जाके क्या हुआ है कि डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्रोडक्शन जो है, डोमेस्टिक ऑयल के जो स्टॉक है, इन्वेंट्री है, वो अब जाके रिड्यूस हो रहा है। तो इंडिया को काफ़ी सारा एडिबल ऑयल का इंपोर्ट जो है वो हाल ही के महीने में बढ़ाना पड़ा था और इंपोर्ट ड्यूटी हाई थी, तो नेचुरली इंपोर्ट ड्यूटी हाई होगी तो एडिबल ऑयल, जो इंपोर्टेड एडिबल ऑयल है, उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। इसलिए ये प्राइस जो है वो ज़्यादा दिख रही है। इन्फ्लेशन एडिबल ऑयल में पिछले कुछ महीनों में ज़्यादा था। अब जून में गवर्नमेंट ने 20% से रिड्यूस करके कस्टम ड्यूटी 10% कर दी है, इंपोर्ट ड्यूटी। तो अब जो इंपोर्टेड एडिबल ऑयल है वो सस्ता हो जाएगा। तो ये एडिबल ऑयल में होपफुली डाउन ट्रेंड दिखना चाहिए हमें, ठीक है। बाकी शुगर के प्राइसेस थोड़े कम हुए हैं, स्पाइसेस के प्राइसेस 2.8% से डिक्लाइन हुए हैं, प्रिपेयर्ड मील एंड स्नैक्स 4.4% फ्लैट है एंड टोबैको, पान के 2.4% से इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो फूड इन्फ्लेशन की स्टोरी ये है। अब इसके बाद नॉन फूड इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो नॉन फूड इन्फ्लेशन थोड़ा हाई रहा है। इसमें आप क्लोथिंग एंड फुटवेयर देख लो तो 2.7% है, फ्लैट है। लेकिन हाउसिंग के प्राइसेस बढ़े हैं, हेल्थ के प्राइसेस बढ़े हैं, हेल्थ केयर के, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के प्राइसेस बढ़े हैं एंड फाइनली पर्सनल केयर एंड इफेक्ट्स के प्राइसेस बढ़े हैं। पर्सनल केयर में भी आप यहाँ डेटा में देख सकते हो कि अगस्त सितंबर 2024 के बाद कंसिस्टेंटली पर्सनल केयर एंड इफेक्ट्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ये क्यों बढ़ रहा है? इसका एक मेजर रीजन ये है कि गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी जो है वो पर्सनल केयर एंड इफेक्ट्स के अंडर आते हैं। तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अब तो सिल्वर के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं मई महीने में। तो इसकी वजह से पर्सनल केयर एंड इफेक्ट्स कैटेगरी जो है उसका इन्फ्लेशन हाई रहा है, 13.5%। तो ये स्टोरी है नॉन फूड इन्फ्लेशन की। और फूड एंड फ्यूल के प्राइसेस को एक्सक्लूड कर दे हम इन्फ्लेशन में, तो कोर सीपीआई जो है, कोर सीपीआई में इन्फ्लेशन 4.2% है। पिछले महीने 4.1% से बढ़े थे, इस बार 4.2% से बढ़े, तो स्लाइटली हायर है, फिर भी आरबीआई के कंफर्ट जोन के अंदर है। अब इसमें एक बड़ा रिस्क ये है कि आरबीआई ने तो इंटरेस्ट रेट कम किए हैं, ऑलमोस्ट 6.5% जो होते थे फरवरी 2023 से लेके फरवरी 2025 तक, 2 साल से 6.5% था इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, वो आरबीआई ने अब कम करके 5.5% कर दिया है। इसके पीछे एक बड़ा रीजन यह है कि इन्फ्लेशन रिड्यूस हो रहा है और आरबीआई के मुताबिक चूंकि मॉनसून अच्छी होने वाली है, इन्फ्लेशन आगे जाके भी कंट्रोल में रहेगा। इसमें एक बड़ा रिस्क ये है कि ईरान और इजराइल के बीच में अब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं। कल ही की न्यूज़ है कि ईरान ने कुछ स्ट्राइक्स किए, इजराइल ने ईरान पे कुछ स्ट्राइक्स किए। तो क्रूड ऑयल प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्रूड ऑयल प्राइस भी पिछले कुछ दिनों से राइज हो रही है और पहले 5,000 रुपीस पर बैरल था क्रूड ऑयल की प्राइस, अब जाके वो 6,150 रुपीस पर बैरल हो गया है पिछले कुछ दिनों में बढ़ने के बाद। तो क्रूड ऑयल प्राइस अगर बढ़ेगा, इंडिया ऑलमोस्ट 85% जो हमारा क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट है टोटल, वो इंपोर्ट करता है बाहरी कंट्री से। तो क्रूड ऑयल अगर प्राइसेस बढ़ेंगे वॉर के सिनेरियो में तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। लेकिन अगर बढ़ेगा तो मेरा मानना है कि
कुछ महीनों के लिए बढ़ सकता है, कितना बढ़ेगा वो देखना पड़ेगा, और ये हमारे इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट अगर बढ़ा तो कर सकता है। तो ये एक ध्यान में रखना जरूरी है। तो एक तो क्रूड ऑयल प्राइस रिस्क है, दूसरा रिस्क है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसून। ठीक है, तो ये दोनों रिस्क हमें मॉनिटर करना पड़ेगा आगे जाके, वरना इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो इन्फ्लेशन की स्टोरी ये थी। अब इन्फ्लेशन के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं ऑटो सेल्स मई महीने में कितने रहे। अब ऑटो सेल्स में हम सबसे पहले देखते हैं रिटेल सेल्स। रिटेल सेल्स यानी कि डीलर्स कितनी गाड़ी बेच पाए हैं एंड कंज्यूमर्स को। रिटेल सेल्स की स्टोरी देखें तो पिछले महीनों के कंपैरिजन से थोड़ी पॉजिटिव है, लेकिन इतनी पॉजिटिव नहीं है जितनी हम शायद चाहेंगे। ठीक है, तो अब रिटेल सेल्स में आप देखो तो हमारे पास यहाँ डेटा है 6 कैटेगरीज का। अब 6 कैटेगरीज में एक तो है 2 व्हीलर्स, फिर 3 व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स, सीई यानी कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, और सीवी यानी कि कमर्शियल व्हीकल्स। इसमें आप देखो तो ये जो कॉलम है वो मई 2025 की है, ये पिछले महीने की अप्रैल 2025 की, और मई 2024 यानी कि 1 साल पहले का। अब इसमें ईयर ऑन ईयर अगर चेंज देखें हम तो स्टोरी ये आती है कि 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स, ये तीनों ने हमारे सेल्स जो है उनको होल्ड करके रखे हैं। ऑटो स्टोरी को, ऑटोमोबाइल्स की इंडिया स्टोरी को होल्ड करके रखा है। वरना आप पैसेंजर व्हीकल्स देखो या कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स देखो या कमर्शियल व्हीकल्स देखो तो उनके सेल्स डिक्लाइन हुए हैं। ठीक है, 2 व्हीलर सेल्स देखो आप तो 7.3% ईयर ऑन ईयर से बढ़े हैं। 3 व्हीलर सेल्स 6.28% से बढ़े। अब 2 व्हीलर सेल्स जो है वो रूरल एरिया की डिमांड को दर्शाता है। तो 2 व्हीलर सेल्स बढ़ना ये एक प्रतीक है कि रूरल एरियाज में जो डिमांड है वो स्ट्रॉन्ग चल रही है, और इसका रीज़न ऑब्वियस है, सीपीआई इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि फूड इन्फ्लेशन कम है। पिछले साल अच्छी मानसून के बाद मार्केट में फूड का सप्लाई बढ़ा है, जिससे फूड इन्फ्लेशन कम हुआ है और फूड का प्रोडक्शन अच्छा हुआ है। तो रूरल एरियाज के लिए ये पॉजिटिव चीज़ है, और इसीलिए 2 व्हीलर्स जो है ऑलमोस्ट 60% 2 व्हीलर्स रूरल एरियाज में बिकते हैं, सिर्फ 40% जो है वो अर्बन एरियाज में बिकते हैं। तो 2 व्हीलर का सेल्स बढ़ना 7.3% से ईयर ऑन ईयर ये दर्शाता है कि रूरल एरिया की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है, थैंक्स टू गुड मॉनसून। ठीक है, 3 व्हीलर्स के सेल्स जो है वो 6.28% से बढ़े हैं, और इसका एक मेजर रीज़न ये है कि 3 व्हीलर्स में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनका पेनिट्रेशन बहुत शार्पली बढ़ रहा है। तो फॉर इंस्टेंस आप मार्केट शेयर देखो 3 व्हीलर्स में कि कितने 3 व्हीलर व्हीकल्स जो न्यू 3 व्हीलर व्हीकल, फ्रेश 3 व्हीलर व्हीकल्स जो सेल हो रहे हैं मार्केट में, उसमें से ये नीचे वाला टेबल ये जो है वो मार्केट शेयर को दर्शाता है। ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल में कौन सी कैटेगरीज का मार्केट शेयर कितना है, राइट। तो इसमें आप 3 व्हीलर का देखो तो उसमें ईवी का शेयर ऑलमोस्ट 63% है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नए 3 व्हीलर्स जो बिक रहे हैं हमारे देश में, उसमें से ऑलमोस्ट 63% जो 3 व्हीलर व्हीकल्स है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। ठीक है, तो ये मई 2024 में पिछले साल सेम महीने में ऑलमोस्ट 56% थे, अब 63% है। तो 3 व्हीलर्स का सेल, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेल 3 व्हीलर्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर आप देखो तो उसका मार्केट शेयर जो है ईवी का 3 व्हीलर्स के अंदर वो 7.5% से बढ़ा है। 2 व्हीलर्स में आप देखो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट शेयर 6.08% है। कमर्शियल व्हीकल्स में माइनस्क्यूल है 1.34%। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी कम है। लेकिन पैसेंजर व्हीकल में आप देखो तो फर्स्ट टाइम 4% मार्केट शेयर क्रॉस किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने। तो पैसेंजर व्हीकल्स में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का पेनिट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, उतना फास्ट नहीं जितना 3 व्हीलर का, लेकिन फिर भी बढ़ रहा है मॉडरेटली। ठीक है, तो ये हो गया 3 व्हीलर का डिस्कशन कि 3 व्हीलर्स में 6.28% ओवरऑल सेल्स बढ़े हैं, और इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेल काफ़ी शार्पली बढ़ा है 3 व्हीलर में। पैसेंजर व्हीकल में स्टोरी इतनी अच्छी नहीं है। पैसेंजर व्हीकल सेल्स आप देखो रिटेल सेल्स तो 3% से कम हुए हैं, डिक्लाइन हुए हैं 3% से। तो अर्बन एरियाज में डिमांड अभी भी वीक चल रही है। आई थिंक आरबीआई ने जो रेपो रेट कट किया है और उसका इम्पैक्ट और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट अर्बन एरियाज में, स्पेसिफिकली इंटरेस्ट रेट कट का जो इम्पैक्ट है वो अर्बन एरियाज में ट्रांसमिट होते होते 3 to 6 मंथ्स लगते हैं। तो होपफुली आगे जाके लिक्विडिटी जो है इकोनॉमी में वो बढ़नी चाहिए, और इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है तो ईएमआईज कम होंगे तो व्हीकल सेल्स भी बढ़ने चाहिए। लेकिन ये हम आगे के डेटा में मॉनिटर करते रहेंगे। ठीक है, तो पीवी सेल्स वीक है। ट्रैक्टर सेल्स जो है
वो काफ़ी स्ट्रांग है। ट्रैक्टर सेल्स आप देखो तो 2.75% ईयर ऑन ईयर से बढ़े हैं, लेकिन मंथ ऑन मंथ आप देखो तो ऑलमोस्ट 18% ट्रैक्टर सेल्स बढ़े हैं। रिटेल सेल्स, ठीक है, अगेन ट्रैक्टर्स रूरल इकोनॉमी में ज़्यादा चलते हैं, तो रूरल एरियाज़ में ट्रैक्टर का सेल ज़्यादा रहता है, और ये भी रूरल इकोनॉमी का एक प्रतीक है। ट्रैक्टर सेल्स अच्छा होना, इसका मतलब है कि रूरल इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स आप देखो तो 6.3% से कम हुए हैं, एंड अगेन कमर्शियल व्हीकल आप देखो सेल्स तो वो भी 3.71% से कम हुए हैं। और कमर्शियल व्हीकल्स सेल्स कम हुए हैं, ये सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आप देखो तो आप देख सकते हो, जो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था। अगेन मैं रिवाइज कर लेता हूँ कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि इंडिया के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का एक इंडेक्स है, प्रतीक है, वो अप्रैल में सिर्फ 2.7% से बढ़ा था, जो कि मार्च में 3.9% से बढ़ा था। लेकिन ये काफ़ी कम है। आप पिछले अप्रैल और मई में देखो तो ऑलमोस्ट 5 to 6% से बढ़ रहा था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अभी इतना शार्पली नहीं बढ़ा है, और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कमर्शियल व्हीकल सेल्स में। कमर्शियल व्हीकल सेल्स आप देखो तो अगेन 3.7% से डिक्लाइन हुआ है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इतना शार्पली पिकअप नहीं हुआ अभी तक। आई होप कि अब धीरे धीरे पिकअप हो। इकोनॉमिक ग्रोथ आप जनवरी फरवरी मार्च में देखो तो 7.4% से बढ़ा था नॉमिनल ग्रोथ, और ग्रोस वैल्यू एडेड वो 6.8% से बढ़ा था। तो इकोनॉमिक ग्रोथ मोमेंटम जो है वो Q4 ऑफ FY25 से पिकअप होता दिख रहा है। इसका इम्पैक्ट कमर्शियल व्हीकल सेल्स यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इम्पैक्ट कमर्शियल व्हीकल सेल्स पे दिखता है। ये हमें आगे जाके देखते रहना पड़ेगा। लेकिन टोटल ऑटोमोबाइल सेल्स जो है वो 5% से बढ़े हैं, और ये 5% से बड़ा क्यों है टोटल, इवन दो पैसेंजर व्हीकल सेल्स डिक्लाइंड है, कमर्शियल व्हीकल सेल्स डिक्लाइनिंग है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेल्स डिक्लाइनिंग है, फिर भी टोटल ऑटोमोबाइल सेल्स इंडिया में 5% से क्यों बढ़े हैं? वेल, क्योंकि टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर सेल्स शार्पली ग्रो हुए हैं, और टू व्हीलर्स का जो के नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है वो नॉर्मली ज़्यादा रहते हैं, इसलिए ये हो गया रिटेल सेल्स की स्टोरी। अब होलसेल्स में आप बात करो तो जितने जितने कंपनीज ने नंबर्स रिपोर्ट किए हैं कि उन्होंने कितने डिस्पैचेस किए हैं डीलरशिप को, उसका डेटा ये टेबल हमें दिखाता है। अब ये टेबल में पैसेंजर व्हीकल आप सेल्स देखो तो मारुति सुजुकी 6% डिक्लाइन है, यानी कि उन्होंने 6% कम ऑटोमोबाइल्स डिस्पैच किए हैं डीलरशिप को। ह्यूंडई ने भी ऑलमोस्ट 11% कम किया है। टाटा मोटर्स की भी 11% डिक्लाइन है। तो ह्यूंडई, मारुति और टाटा मोटर्स का सेल्स डिक्लाइनिंग है। इसका एक रीज़न ये है कि डीलरशिप्स जो है, ऑटो डीलरशिप्स, अब उनका इन्वेंट्री जो है, उनके पास स्टॉक है, वो अभी भी 52 to 53 डेज का स्टॉक उनके पास है, जो कि एवरेज एक साल के पहले जो एवरेज होता था वो 30-35 डेज का होता है। तो अभी भी इन्वेंट्री जो है उनके पास काफ़ी हाई है, क्योंकि रिटेल सेल्स इतने पिकअप नहीं ले रहे हैं। तो इन्वेंट्री हाई है, तो ये जो मैन्युफैक्चरर्स है वो डिस्पैच कम कर रहे हैं, ताकि डीलर्स के पास इन्वेंट्री जो है वो कम होती रहे। ठीक है, तो हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, मारुति, ह्यूंडई और टाटा मोटर्स, उनमें सेल्स डिक्लाइनिंग है। लेकिन महिंद्रा, टोयोटा, किया और एमजी, इनके सेल्स काफ़ी शार्पली बढ़े हैं। 21% महिंद्रा, 15% टोयोटा, किया के 14% और एमजी मोटर के ऑलमोस्ट 40% से बढ़े हैं। ठीक है, तो इनकी एक पॉजिटिव स्टोरी है। अब कमर्शियल व्हीकल्स का सेल आप देखो तो उसमें सिर्फ महिंद्रा और अशोक लीलैंड के सेल्स बढ़े हैं, बाकी सबके डिक्लाइनिंग है। ठीक है, टू व्हीलर्स में आप देख लो तो हीरो मोटो जो है उनके सेल्स सिर्फ 2% से बढ़े हैं, और बजाज ऑटो के सेल्स सिर्फ 1.6% से बढ़े हैं। लेकिन टीवीएस मोटर के सेल्स 14% से बढ़े हैं, और आयशर मोटर्स के ऑलमोस्ट 26% से बढ़े हैं। एंड देन थ्री व्हीलर्स, जैसे मैंने बताया कि सेल्स उनके स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेल्स काफ़ी शार्प है थ्री व्हीलर्स में। एंड ट्रैक्टर्स में आप देखो तो ट्रैक्टर्स में महिंद्रा और इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स के सेल्स स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। तो ये हो गया होलसेल का डेटा। अगेन टू समराइज, पॉजिटिव ये है कि सीपीआई इन्फ्लेशन इंडिया में कंसिस्टेंटली कम हो रहा है। दो रिस्क है, एक तो मॉनसून का स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कितना इवनली मॉनसून जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी इंडिया में, वो डिटरमाइन करेगा कि आगे जाके सीपीआई इन्फ्लेशन का ट्रेजेक्टरी क्या रहेगा। और सेकेंड रिस्क है जो वॉर एस्केलेट हो रही है ईरान और इजराइल के बीच में, अगर वो ज़्यादा बढ़ी तो क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं। क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ेंगे तो भी हमारा इन्फ्लेशन आगे जाके बढ़ सकता है। उसके बाद ऑटो सेल्स देखा, ऑटो सेल्स में भी मॉडरेटली पॉजिटिव स्टोरी है। स्पेसिफिकली रूरल इकोनॉमी में, अर्बन इकोनॉमी में इतनी डिमांड है नहीं ऑटोमोबाइल सेल्स में। ठीक है, तो इतना ही इस हफ्ते के लिए। मिलते हैं अगले हफ्ते और इंटरेस्टिंग मैक्रो इकोनॉमिक डेटा के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट वीक।